हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए नॉन हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो बना चुके हैं और अब हम देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में तू जिंदा है तो से लेकर के इससे तू न गई मेरे मन से बनाया गया है। और अब देखेंगे हम कबीर के पद। और कबीर के पद के कविता, ये एक कविता है और इसके कवि है कबीर दास। कबीर के पद का पहला सवाल है, कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है। यह बिहार बोर्ड 2014 ए में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, क्रियाक्रम अथवा योग वैराग में नहीं है। वह सच्चे हृदय से में निवास करता है। वह सच्चे मन से तलाश करने पर क्षण भर में मिलता है। ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। इस तरह से सवाल 2 है, कबीर दास अपने मन और संसार के मन में क्या फर्क करते हैं। तो इसका उत्तर है, कबीरदास अपने मन और संसार के मन में कहते हैं कि कबीरदास अपने मन से संसार के मन में काफ़ी अंतर पाते हैं। कवि कहते हैं कि हम आँखों की देखी कहते हैं, संसार किताब की देखी का बात कहता है। हम ईश्वर के संबंध में सुलझा कर कहते हैं, संसार के लोग उलझा कर करते हैं। कबीर जागने के लिए कहते हैं, संसार के लोग सोए रहते हैं। कबीर ममता रहित रहने के लिए कहते हैं, संसार के लोग मोह माया में फंसे रहते हैं। यही दोनों में फ़र्क है। इस तरह से प्रश्न 3 है, कबीर दास के अनुसार जीव कब आत्मज्ञान पाता है। तो इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार ब्रह्म के दर्शन ही जीवन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तब मिलता है जब जीव सद्गुरु के विवेक का निर्मल धारा से अपने शरीर के विकारों को धोता है। इस तरह से प्रश्न 4 है, कबीर के गुरु कौन थे। तो इसका उत्तर है, कबीर के गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। इस तरह से प्रश्न 5 है, निर्गुण भक्ति धारा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ है ज्ञान की आँख से ईश्वर को खोजना और पाना। निर्गुण ईश्वर सद्गुरु साक्षात नहीं होता है। कबीर ने निर्गुण भक्ति के माध्यम से ईश्वर को खोजा है और पाया था। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी संत कवि थे, जबकि मलिक महमूद जायसी प्रेमश्रेयी कवि थे। प्रेमश्रेयी। इस तरह से प्रश्न 6 है, ईश्वर एक क्षण में की तलाश में कैसे मिलता है। तो इसका उत्तर है, ईश्वर प्रेम और अनुराग के साथ खोजने से पल भर तलाश में मिल जाते हैं। उनके पाने के लिए मन में गहरी आस्था और प्रेम होना चाहिए। ईश्वर तो हमारी सांसों में वास करते हैं। दोस्तों, इस तरह से कबीरदास का कविता खत्म हो गया। अब हम आगे देखते हैं विक्रमशिला। विक्रमशिला एक निबंध है ना। और इसका प्रथम प्रश्न है, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है, विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र के पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में अवस्थित है। इस तरह से प्रश्न 2 है, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। जनश्रुति है ना। तो इसका उत्तर है, अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशीलता संपन्नता के कारण इसका नाम विक्रमशिला रखा गया है। जनश्रुति के अनुसार विक्रम नामक यक्ष ने के दमन के स्थान पर विहार बनाने के कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। प्रश्न 3 है, विक्रमशिला की लोकप्रियता क्यों थी। तो इसका उत्तर है, विक्रमशिला 10वीं 11वीं सदी तक
पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र था। सम्यक ज्ञानदान परंपरा में इसका कोई सानी नहीं था, दूसरा कोई मिसाल नहीं था। विक्रमशिला में दूर दूर से उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य करने के लिए देशी विदेशी छात्र आते थे। बौद्ध शिक्षा पीठ के रूप में विख्यात था। अगला प्रश्न 4 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? एक बार ऊपर भी देख लीजिए, फिर देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर और पावापुरी के बीच अवस्थित था। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय भी वहीं बना है जहां पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। अमर्त्य सेन इसके वाइस चांसलर नियुक्त हुए हैं। यहाँ विदेशों से भी छात्र आकर पढ़ाई लिखाई अनुसंधान अनुशीलन परिशीलन करते रहे हैं। प्रश्न 5 है, यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था, यानी वहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता था? तो इसका उत्तर है, यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या शामिल था। प्रश्न 6 है, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड 2016 में आया हुआ था। तो इसका उत्तर है, विक्रमशिला नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर बिहार बनाने के कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। प्रश्न 7 है, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने विद्यालय विद्यमान थे एवं इस प्रांगण में छात्र कैसे प्रवेश पाते थे? तो इसका उत्तर, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2016 में आया हुआ था और इसका उत्तर है, विक्रमशिला के प्रांगण में 6 विद्यालय विद्यमान थे। विद्यालय के द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही विद्यालय प्रांगण में प्रवेश पाते थे, अन्यथा उन्हें वापस जाना पड़ता था। प्रश्न 8, द्वार पंडित का क्या काम होता था? तो इसका उत्तर है, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय में द्वार पंडित नियुक्त किए जाते थे। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते थे। द्वार पंडित भी आचार्यों की तरह ही ज्ञान के विभिन्न शाखाओं तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत होते थे। दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म और अगला चैप्टर है डायरी। और डायरी हम लोग की किताब में है, दीदी की डायरी है ना, यह संकलित है। और इसका प्रथम प्रश्न है, डायरी लिखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका उत्तर है, डायरी लिखना भी एक कला है। हर महापुरुष डायरी लिखते थे। डायरी लिखने से जीवन का अनुभव एकत्रित होता है। इससे संयम और अनुशासन लिखने की से जीवन का अनुभव एकत्रित होता है। हमारे अनुभव पढ़कर दूसरे कुछ नई बातें सीखते हैं। प्रश्न 2 है, संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा किससे मिली? यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 14A में आया हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य के प्रयोग किताब का नाम है को पढ़कर मिली। इस काम से में उसके माता पिता ने भी भरपूर सहयोग दिया। प्रश्न 3 है, संजू ने 3 फरवरी 1997 ईस्वी को अपनी डायरी में क्या लिखा? तो इसका उत्तर है, संजू 3 फरवरी 1997 को अपनी डायरी में पिकनिक के बारे में लिखा था। जिस पिकनिक में वह गई वहाँ स्थान बहुत सुंदर था, हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ था, लबालब पानी से भरा एक तालाब था, पक्षियों की चहचहाहट थी। प्रश्न 4 है, 4 जनवरी 1997 को संजू ने अपनी डायरी में क्या लिखा? यह बिहार बोर्ड 2016A में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, तोतो चान एक मनमौजी जापानी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े, लेकिन रेल के 6 डिब्बों में चल रहे स्कूल ने उस लड़की का जीवन बदल दिया। मुझे यह कहानी बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ
क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है? प्रश्न 5 है, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था? ये बिहार बोर्ड 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, संजू फूल सी छोटी पर बड़ी सियानी लड़की थी। वह बहुत हंसमुख थी, उसे किताब पढ़ने का शौक था। प्रश्न 6 है, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी ये कौन लिखे थे? तो इसका उत्तर है, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी जी है। दरअसल यही उनकी प्रसिद्ध डायरी है। अगला चैप्टर है पीपल। पीपल एक कविता है और इसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली का पीपल से पहला प्रश्न है, वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, धरती का यह वन्य प्रांत दूर, अलग, एकांत और शांत है। वहाँ शाल बाँस के पेड़ खड़े हैं, उसके नीचे जानवर घास चरते हैं। आसपास निर्जर सरिता की सुंदरता अवर्णनीय है। वन्य प्रांत प्राकृतिक सौंदर्य से लैस है, जहाँ शांति और एकांत वातावरण है। प्रश्न 2 है, वन्य प्रांत की संध्या का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर है, वन्य प्रांत की संध्या बहुत सुहावनी होती है। जब शाम के समय सूरज अस्ताचल हो जाता है, तब सारा वन्य प्रदेश शांत हो उठता है। सभी वन्य पशु पक्षी और गिलहरियाँ घोंसले में आराम करते हैं। धीरे धीरे संध्या सघन होती है और सबकी आँखों में नींद उतर जाती है। प्रश्न 3 है, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो इसका उत्तर है, पीपल के पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ थके पंछियों को शांति, शीतलता मिलती है और प्यास बुझती है। पीपल के नीचे अनायास नींद आ जाती है, यह उनका विश्राम स्थल है। प्रश्न 4 है, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं? इसका उत्तर है, जब पावस की फुहार पड़ती है तब पक्षियों की सितार बजने लगती हैं। जब शीतल ब्यार बहती है और कोमल पत्तों से सरसर मरमर की आवाज़ आती है, तब उसे सुनकर बुलबुल गीत गाने लगते हैं। इस तरह से अगला चैप्टर है दीनबंधु निराला। यह एक निबंध है और इसके निबंधकार है आचार्य श्रीपूजन सहाय। दीनबंधु निराला का प्रथम प्रश्न है, निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती? तो इसका उत्तर है, निराला याचकों के लिए तो कल्पतरु थे। वे मित्र के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे। यही कारण है कि बहुत से लोगों को निराला संबंधी ये बातें अतिरंजित जान पड़ती थी। निराला खुद मामूली कपड़ों से गुजर करके गरीबों को अपने नए कपड़े उड़ा देते थे। वे भूखे के देखते ही अपने आगे पड़ोसी थाली उसके सामने रख देते थे। उनका यह आचरण लोगों के विश्वास से परे लगता था। प्रश्न 2 है, महाराणा प्रताप महाप्राण निराला कब अधीर हो उठे? महाप्राण निराला कब अधीर हो उठे? इसका उत्तर है, निराला जब जरूरतमंदों को कुछ मदद न कर पाते, वैसी स्थिति में वे अधीर हो उठते थे। निराला को अपनी आवश्यकताओं की तनिक चिंता नहीं होती थी, लेकिन जब दूसरे याचक की जरूरत नहीं पूरी होती थी, तब वे काफ़ी अधीर हो उठते थे। प्रश्न 3 है, निराला के मनहर व्यक्तित्व का अपने शब्दों में वर्णन करें। इसका उत्तर है, निराला का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। आकर्षक रूप, लंबे तगड़े डील डौल शरीर, सुसंगठित स्वास्थ्य, विलक्षण मेधाशक्ति, ललित मनहर कंठ,
दयाद्र हृदय, चिंतनशील मस्तिष्क, उद्भावना शक्ति संपन्न बुद्धि, ये सब उनकी भगवत विभूतियाँ थी। उनका बाहरी शरीर और आंतरिक मेगा विलक्षण थी। अगला चैप्टर है खेमा। खेमा एक कहानी है ना, और खेमा कहानी का पहला प्रश्न है, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया। यह बिहार बोर्ड 2016 ए में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर है खेमा के द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा क्रोधित हो उठा और निम्रतापूर्वक कहा, अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। अगला प्रश्न है, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। तो इसका उत्तर है, अपने पैरों पर पानी गिराने से उसके जलते पैरों को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। प्रश्न 3 है, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। यह बिहार बोर्ड 2017 A1 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर है, खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। उसके माता पिता ने 4 बेटों को इसी तरह से बेच दिया था। प्रश्न 4 है, किस बात पर खेमा के पिता की आंखों में आंसू भर आए। इसका उत्तर है, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तब उसकी आंखों में आंसू भर आए।